हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ये हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि बीटन इनटू शीट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये आपकी मेलेबल प्रॉपर्टी है। और ये जो आपकी मेलेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? वो प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो मेटल्स की होती है। तो हमसे पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि कौन सा ऑप्शन इसमें मेटल है, जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब आपको पता है आप ऑप्शन एलिमेंट भी कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन नॉन मेटल हो जाएगा, सल्फर भी आपका नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी आपका नॉन मेटल है, जिंक जो है वो आपका क्या है यहाँ पर मेटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो 2 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहे कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोस्ट, आपको मैंने बोला था ना वहाँ पर कि आपको जनरली वर्ड यूज करना है। कौन सा? जनरली वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पर ऑल कहकर इन्होंने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। ऑल नहीं करना है, जनरली हमें बोलना पड़ेगा, है ना। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ देखें, ये ऑप्शन नंबर सी है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये आपका सही होगा, करेक्ट ऑप्शन का सी है, डी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसमें जो ब्लैंक्स में इसमें आपको फिल करना है। कह रहे हैं कि फॉस्फोरस इज वेरी क्या है, नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस क्या है, इसके बीच में आपको बोलना पड़ेगा कि वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या बोलेंगे आपको यहाँ पर? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, जब इसकी थ्योरी पढ़ लेते तो मैंने आपको ये बताया था। अब देखो बी में कह रहे हैं कि मेटल्स आर क्या है, गुड कंडक्टर्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? गुड। गुड आ गया, बैड आ गया, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो क्या है, ज्यादा, मैंने वहां पर बताया था आपको, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगी? यहाँ पर आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, या आप इसको H2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो क्या लगेगा, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेट, आपको एफ लिखना है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ का जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो कह रहे हैं कि जनरली नहीं होगा, यहाँ कह रहे हैं यहाँ जनरली नहीं होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जनरली नॉन रिएक्टिव होते हैं नॉन मेटल्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो ये आपका ट्रू हो गया, क्योंकि सोडियम जो है वो आपका जो है वो एयर के अंदर रिएक्शन कर जाएगा बहुत फास्ट, है ना। विग्रेसली क्या करेगा? हीट करेगा। विग्रेसली जो है वो आप उसमें रिएक्शन हो जाएगी उसकी बहुत तेजी के साथ। अब यहाँ पर जो है आपका कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है या लेस एक्टिव है देन जिंक। तो सबसे ज्यादा दो, वहां पर हम पढ़ लेते एफ ई के बाद हमने पढ़ा था जिंक, और जिंक के बाद पढ़ा था वहाँ कॉपर। ये थ्री जो है वो मैं इन तीनों को ऑर्डर मैंने आपको बताया था। अब यहाँ बात करते हैं डी की। तो डी है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये बिल्कुल गलत है ना। तो कोल जो है वो आप कोल को नहीं ड्रॉ कर सकते वायर में। ठीक है, डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट है। मेटल में क्या होती है, नॉन मेटल में आपको बताना है। तो जब इस टेबल को आप जो इस टेबल को अगर आप करेंगे तो इस टेबल में देखो क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो अपीयरेंस मेटल क्या होता है, मेटल का जो अपीयरेंस होता है लश्यरस या शाइनी। क्या बोलेंगे उसको? लश्यरस बोलो आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो शाइनी। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान दें नॉन मेटल, तो ये क्या होता है, ये आपके डल होते हैं दिखने में। हार्डनेस क्या होती है, ये वेरी हार्ड बोल सकते हो या हार्ड बोल दो उनको। और ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मेलिएबिलिटी अगर आप देखें तो ये मेलिएबिलिटी होता है यस, हैव अ प्रॉपर्टी, यस लिख दो इसमें आप। यहाँ लिखेंगे नो। डक्टिलिटी यस, यहाँ लिखेंगे आप नो। और यहाँ हीट यस, इन दोनों में यस आएगा। और यहाँ आप लिख दोगे बैड कंडक्टर। क्या लिख देंगे आप?
बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैड कंडक्टर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, तो आपको रीजन देने हैं कि एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो एल्युमिनियम फॉइल्स को, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल्स को हम क्यों जो है वो फूड एल्युमिनियम फॉइल जो होती है उसका यूज करते हैं खाने को, मतलब उसको कवर करने के लिए, रैप करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखो एल्युमिनियम है, इज अ मेटल है, और मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मेलिबिलिटी होगी, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और थिन शीट में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं और उस थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए एल्युमिनियम जो फॉयल है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एल्युमिनियम फॉयल को फूड आइटम में, क्योंकि वो इतनी पतली होगी, उसको आराम से हम क्या कर पा रहे हैं, रैप कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसको हम मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब भी देख लो आप, करें इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस। ये देखो इसलिए होता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इमर्सन रॉड्स हीटिंग लिक्विड्स मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। तो मेटालिक इसलिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे वो हीट में कन्वर्ट होगी, फिर आपका पानी भी गर्म होगा। गुड कंडक्टर, कंडक्शन नहीं कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। क्यों ऐसा इसलिए होता है, कॉपर जो है वो कॉपर बोल सकते हो आप, इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और आप कह सकते हो कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, इसलिए वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन से, मतलब आप बोल सकते हो जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलिए डी देख लेते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ये जो है वो बाहर आते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी। पोटेशियम जो है वो एयर में रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से जलता है, और सोडियम के साथ भी वही है कि मॉइस्चर या वाटर में जैसे ही इसको डालोगे तो तुरंत क्या कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा बहुत तेजी के साथ, कौन, सोडियम। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसियल। तो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम यूटेंसियल में क्या आप जो है पिकल को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इसका आंसर अगर हम लिखें तो आंसर डायरेक्टली अगर हमसे पूछे तो हम बोलेंगे नो। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और यहाँ पर लेमन पिकल है, तो ये क्या होगा, ये आपका जो एसिड होगा, पिकल के अंदर एसिड होगा, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो आप हमारे लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो कैन यू स्टोर लेमन, नो, यहाँ लेंगे नो, क्योंकि पिकल के अंदर एसिड होता है। आप लिख सकते हो पिकल हैव एसिड्स which can react with the aluminium metal to produce the salt and hydrogen, ऐसे आप लिख सकते हो। hence pickle जो है वो उसको हम स्टोर नहीं करते हैं किसके अंदर, एल्यूमिनियम यूटेंसियल के अंदर या एल्यूमिनियम बर्तन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन द कॉलम 1, इन कॉलम 2 सम यूजेस आर गिवन। तो यहाँ कॉलम 1 में कुछ सब्सटेंसेस है, उनकी यूजेस ये हैं, तो बताना है, इनको मैच करना है आपको। मरकरी हम कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं, ये देखो हमने यहाँ पर लगा देना है। फिर कॉपर हम कहाँ यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर यूज़ कर लेंगे, ये देख लो। गोल्ड कहाँ यूज़ करेंगे, ज्वेलरी में यूज़ करेंगे गोल्ड को, तो ये आप कनेक्ट कर दो इसको। फिर एल्यूमिनियम की कहाँ यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम रैपिंग फूड, एल्यूमिनियम का रैपिंग फूड हो गया ये। आपका क्या हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर का कहाँ यूज़ करेंगे, वो सॉरी कार्बन, कार्बन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होगा, है ना। और आयरन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, मशीनरी के अंदर यूज़ करते हैं, कॉपर, ठीक है। तो ये ऐसे आपको क्या करना है, आपको जो है वो मैच करना है एरो बनाकर, ठीक है। एरो से कर रहे हैं या न्यू टेबल बना के आप ऐसे लिख लें। सबसे पहले आप यहाँ गोल्ड लिखेंगे, और गोल्ड के आगे अब जो कॉलम 2 होगा उसमें आप लिखोगे, गोल्ड को हम ज्वेलरी के यूज़ कर रहे हैं तो ज्वेलरी लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ज्वेलरी, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप जो है वो आयरन लिखेंगे, आयरन के आगे आप क्या लिखोगे, मशीनरी लिखोगे। तो ऐसे भी टेबल बना सकते हो आप। चलिए 9 देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर्ड ऑन द कॉपर प्लेट। जब कॉपर प्लेट पर, मतलब आप समझ रहे हो कि कॉपर प्लेट आप समझ ये, और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब
हमने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें क्या किया, पोर किया, इसके अंदर डाला, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये कॉपर है, तो यहाँ पर जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। देखिए जब हमने वो टेबल पढ़ी थी, याद करें आप थ्योरी में, तो हमने कहा था कि कॉपर की जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट के साथ यहाँ नहीं होती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होगी। ये अगर होनी होगी तो ये किसके साथ होगी, कंसंट्रेशन के साथ होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगी। वहां पर HCl और उसका कराया था हमने, है ना। तो कॉपर की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है, और ब्लू कलर का यहाँ कॉपर सल्फेट बनता है। क्या बनेगा इस केस में, ब्लू कलर का। तो जो डाइल्यूट है यहाँ पर, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ कॉपर की रिएक्शन नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, आयरन नेल्स आर प्लेस इन द कॉपर सल्फेट, तो आयरन नेल्स मतलब Fe और कॉपर सल्फेट। अब आप बताओ कि यहाँ पर ये रिएक्शन होगी नहीं होगी। Fe जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन होगी, और होगा क्या कि कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, प्लस आपका Fe मतलब फेरस सल्फेट आपका बचेगा। तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर आपका अलग हो जाएगा, और कॉपर को जो है वो आप बोल सकते हो कॉपर बनाने की जो है वो फॉर्मूला भी है या मेथड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। करें कि सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब। तो जो गैस जो निकल रही है उसको उन्होंने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। तो जो गैस टेस्ट ट्यूब में वो कह रहे हैं कि हाउ विल द फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, तो गैस का नेचर कैसे फाइंड आउट करें। राइट डाउन वर्ड्स इक्वेशन, आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पर जो आपकी गैस निकलेगी, वो जो गैस होगी वो कौन सी होगी, CO2 होगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन, अब ये गैस आपको पता होनी जरूरी है, तभी तो आप इसका नेचर। अब इस गैस को जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, और इसमें हम देखो, जब आपने आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपकी यहाँ पर गैस होगी, कौन सी गैस है, यहाँ पर CO2 गैस है। आप क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट डालेंगे इसके अंदर, तो हमें इसे चेक कर रहे हैं, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसमें ऐड करना है। अब टेस्ट ट्यूब को आपको कवर कर देना है, बंद कर देना है ऊपर से, ठीक है। जब आपने बंद कर दिया, फिर इसको आप जो है शेक करेंगे, हिलाएंगे इसको तेजी के साथ। फिर इसके बाद अगर ये सोल्यूशन जो है हमारा किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, क्या, ब्लू कलर का अगर ये सोल्यूशन हो गया, है ना, जो भी सोल्यूशन है, अब ये ब्लू कलर का देखो क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर बन जाएगी H2O प्लस आपका CO2 है, तो ये बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा, है ना, समझे, सल्फ्यूरस नहीं, ये आपका हो गया H2CO3 है ना, तो ये आपका कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बोनेट कंपाउंड। तो यहाँ पर जब इसके साथ ये भी आपका क्या होगा, एसिड होगा, तो यहाँ पर जब आप जो है ब्लू लिटमस पेपर के साथ कराएंगे, तो ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तो ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेचर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिड गैस है। तो इसका जो नेचर, तो हमें पता चलेगा कि अगर ऐसा पॉसिबल है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस अगर पॉसिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये CO2 गैस होगी। अगर ये CO2 तो ये बनेगा, और इसकी रिएक्शन जब इसको जब ब्लू लिटमस पेपर पर चेक करेंगे, तो अगर वो रेड हो जाता है, तब आप समझ लेना कि वो जो गैस है वो CO2 ही गैस है। तो इसके जो प्रोसेस में बताया कि रिएक्शन लिखना है, तो चारकोल को हम कार्बन से लिखेंगे, और एयर में बाहर जो है वो ऑक्सीजन होगी, बर्निंग ऑफ आप चारकोल बोल सकते हैं इसको। ये आपका चारकोल है, ये कहाँ से आया, कार्बन है फ्रॉम चारकोल, ठीक है। चारकोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो C से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि आप ऐसे लिख लो कार्बन, और ये कार्बन कहाँ से आया होगा, फ्रॉम चारकोल, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम चारकोल। अब देखो ये आपकी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो आपकी CO2 गैस बन जाएगी, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो गैस है इसको हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, फिर यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में करें कि वन डे रीता वेंट टू ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी की शॉप पे गई विद हर मदर गेव ओल्ड ज्वेलरी उन्होंने दी टू गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, तो उन्होंने पॉलिश किया उसको। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन द वेट, उसके वेट में कुछ लॉस हो गया, स्लाइट लॉस। कैन यू सजेस्ट अ रिएक्शन ऑफ द लॉस इन द वेट, तो कौन सी रिएक्शन ऐसी हुई जिससे उसका जो है वो वेट जो है वो लॉस हो गया उस ज्वेलरी का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें आप, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर आप फोकस करें, हमें जो है वो ज्वेलरी आपकी गोल्ड की है, ठीक है। तो अब अगर आप जो है वो करता क्या है, वो एक्वारेजिया एक
सोल्यूशन होता है उसके अंदर वो डिप करता है। किसके अंदर? एक्वा रेजिया बोलते हैं इसको, याद रखना। जो गोल्ड जो आपके सुनार होते हैं वो एक्वा रेजिया में पूरा क्या करते हैं, उसको ज्वेलरी को क्लीन करते हैं, ज्वेलरी की पॉलिश या उसको साफ करते हैं, ठीक है। अब एक्वा रेजिया ये होता क्या है? ये मिक्सचर होता है किसका? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं HNO3। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये आपका HCl प्लस HNO3 हो गया यहाँ पर। अब एक्वा रेजिया जो है वो एक सोल्यूशन, इसके अंदर डिप करेंगे किसको? गोल्ड। ज्वेलरी क्या होता है? ज्वेलरी गोल्ड से मिलकर बनी होती है, तो गोल्ड को हमने मिक्स कर दिया। तो जब इसको डिजोल्व करेंगे, है ना, तो जो आउटर लेयर होगी, जो आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड, जो गंदा गंदा जो क्लीन करने के लिए, तो आउटर लेयर जो है वो एक्वा रेजिया के अंदर क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी, है ना। तो उसकी जो इनर लेयर है वो एकदम बाहर आ जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। तो आउटर लेयर तो हमारी निकल गई, साफ होगी एकदम। तो आउटर लेयर जो है वो अपीयर्स होगी। तो आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर, ये हमारी आउटर लेयर क्या होगी? यहाँ पर अपीयर्स हो जाएगी। और जब ये आउटर लेयर अपीयर्स होगी तो यही आउटर लेयर एकदम क्लीन होगी, साफ होगी। और इसी वजह से हमारा जो है वो एकदम क्लीन दिखता है, साफ दिखता है, नया दिखता है। और क्योंकि आउटर लेयर जो है हमारी वो थोड़ी सी क्या होगी? डिजोल्व होगी, इस वजह से हमारा वेट भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी ज्वेलरी है उसका वेट भी कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे क्वेश्चन 11 थे। तो देखिए ये जो लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके NCERT के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैं इसको भी कवर करा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है इसको ज़रूर उनके जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस मीडिया पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।